गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपके पास केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। एक्चुअल में आप लोगों का क्लास 7th और क्लास 8th का फिजिकल और केमिकल चेंज का जो चैप्टर है वो बेटा बिल्कुल सेम है। तो ये वीडियो दोनों आप देख सकते हैं, 7th और 8th क्लास बोथ। तो हमारे पास टॉपिक है फिजिकल और केमिकल चेंज जो चैप्टर है। इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें कई तरीके के फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। आज हम उसको कंसिडर करेंगे कौन कौन से फिजिकल चेंज होते हैं, कौन कौन से आपके पास केमिकल चेंजेस होते हैं। पहले यहाँ पे उन्होंने देखा है कि जो चेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में वो कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं। फर्स्ट वन आपके पास दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस में स्लो एंड फास्ट चेंज। तो अब ये एक स्लो एंड फास्ट चेंज नाम ही बता रहा है कि स्लो माने क्या होगा, जो चेंजेस बहुत धीरे धीरे करके होते हैं उनको हम स्लो चेंजेस कहते हैं, और जो फास्ट होते हैं उन्हें फास्ट चेंजेस कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आपने एक बीज बोया, वो एक पेड़ में कन्वर्ट होता है, वो एक स्लो प्रोसेस है, कई महीने लगते हैं, कई दिन लगते हैं, कई साल लगते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास दे रखा है जो फास्ट, आपने एक मैच स्टिक ली एकदम से जलाई आपने, तो वो आपके पास किसका एग्जाम्पल है, फास्ट चेंज का एग्जाम्पल है। दूसरा दे रखा है हमारे पास यहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल माने जिस चीज़ को आप रिवर्स कर सकते हैं उसको हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। जिसमें इसमें बेस्ट एग्जाम्पल दे रखा है मिमोसा प्लांट का। मिमोसा प्लांट क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बोले मैडम पहली बार सुन रहे हैं मिमोसा प्लांट। मिमोसा प्लांट होता है टच मी नॉट का प्लांट, छुई मुई का पेड़। आप उसे टच करते हो उसकी पत्तियाँ उसकी पत्तियाँ झुक जाती हैं, ठीक है। जैसे आप थोड़ी देर आप छोड़ देते हैं उसके बाद वो रिवर्स हो जाती है, यानी वापस अपनी कंडीशन में आ जाती है। आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही आप छोड़ दो तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है, उसको कहा जाता है रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का चेंज का मतलब हुआ अगर आपने उसको एक बार चेंज हो गया तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे अगर मैंने दूध से दही बनाई तो क्या आप दोबारा दही से दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते ना, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। अगर एक बार मैंने कागज जला दिया, फिर मैं आपके दोबारा से उसे पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। वेदरिंग ऑफ रॉक हुई, पत्तियां झड़ गई पेड़ से, क्या वो दोबारा से उसमें लग सकती है। जो पत्ते झड़ी हुई वो लग सकती, नहीं आना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर पत्तियां गिर गई है नीचे, क्या आप उसे दोबारा उस पेड़ पे लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। तो ये सारे के सारे इरिवर्सिबल चेंजेस के अंदर आते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक माने होता है जो टाइम इंटरवल में होता है, जैसे आपके स्कूल के लगने वाले पीरियड्स होते हैं वो आपके 30 मिनट्स के लगते हैं, तो इट अ पीरियोडिक चेंज। 30 मिनट के बाद फिर मैं आंटी बेल बजाती है, पहली, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके, दैट इज़ अ पीरियोडिक। यानी आपके जिनका फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक चेंज कहते हैं। जैसे आपने पेंडुलम है हमारा, पेंडुलम क्या जो आपके क्लॉक होती है उसमें ऐसे ऐसे करके करता है ना वो पेंडुलम, तो वो आपका हर घंटे में इस तरीके से जो वाइब्रेट करता रहता है, मोशन करता रहता है, उसे हम लोग कहते हैं पीरियोडिक चेंज कहते हैं। हार्ट बीट है हमारी, वो भी हमारी क्या चलती है, हम कहते हैं ना 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, तो वो क्या है, पीरियोडिक चेंज है। ऐसे भी होता है किसी का कि मेरा 72 धड़क रहा था, किसी का 85 धड़क रहा है, किसी का 10,000 धड़क रहा है, नहीं, क्योंकि वो एक पीरियोडिक चेंज है, वो अपना टाइम पे ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे जो ईयर सीजनल आते हैं, यानी कि पहले जैसे गर्मी आई, बरसात आई, फिर आपका ठंड आती है, ये भी आपका क्या चला, पीरियोडिक चल रहा है। हाँ, दिन थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन वो भी पीरियोडिक चेंज के अंदर आता है। इसके अलावा नॉन पीरियोडिक क्या होगा, नॉन पीरियोडिक तो बहुत सारे एग्जाम, जैसे अर्थक्वेक है, कभी भी आ सकता है, साइक्लोनिक है, वेदर है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। लैंडस्लाइड है, पता नहीं कभी भी हो जाती है बेटा, ठीक है। फ्लड, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास दे रखे, शूटिंग स्टार हो गया, कोई एक्सीडेंट का होना हो गया, ये सब क्या है हमारे पास नॉन पीरियोडिक के एग्जाम्पल है। दूसरा आता है डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल। ये आपकी ऐसी है जैसे नॉन पीरियोडिक है, लेकिन फिर भी तो थोड़ा डिफरेंस है, ये है कि डिज़ायरेबल चेंज हमारे बेनिफिट के लिए होते हैं और अनडिज़ायरेबल चेंज हमारे लिए बेनिफिट के लिए नहीं होते। जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं वो अनडिज़ायरेबल होते हैं, ठीक है। देखो जो हमको बेनिफिट पहुंचाते हैं चेंजेस, उनको डिज़ायरेबल कहते हैं। जैसे कि कपड़े मैंने धो के रस्सी में सुखाया, तो सूरज उनको सुखा रहा है, यानी कि वो चेंज कर रहा है, गीले से सूखे में चेंज कर रहा है, कर तो रहा है ना, चेंजेस तो हो रहे हैं ना, पर क्या ये हमारे हार्मफुल है, नहीं, ये डिज़ायरेबल चेंजेस के अंदर आता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ, कच्चा खाना था पक्के खाने में कन्वर्ट हो गया, डिज़ायरेबल चेंज है, ठीक है। दूध से दही बन गई, दही भी खाई जाती है, तो ये भी डिज़ायरेबल चेंजेस के अंदर आता है, ठीक है। राइपनिंग ऑफ फूड, यानी कि कच्चा फ्रूट था, कच्चा आम था, पके में आम में कन्वर्ट हो गया, तो क्या ये हार्मफुल है, मतलब ये हमारे फायदेमंद, दैट इज कॉल्ड अ डिज़ायरेबल चेंजेस। अनडिज़ायरेबल चेंजेस वो होते हैं जैसे कि खाने का खराब हो जाना, स्पॉइलिंग ऑफ फूड स्टफ, अकरेंस ऑफ फ्लड, यानी कि बाढ़ का आ जाना, पावर फेलियर का हो जाना, अर्थक्वेक का आ जाना, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास अनडिज़ायरेबल चेंजेस के अंदर आता है। ओके, इसके बाद आपके पास एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है बीच में यहीं पर, जिसका नाम है पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन क्या है, एक्चुअल में पेस्चराइजेशन वो मेथड होता है जिसमें हम अपने मिल्क या किसी खाने की चीज़ को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन एक तरीका है उसके लिए, एक मेथड दिया गया है, यानी कि
विच वी कैन स्टॉप बाय स्पॉइलेज ऑफ फूड, खाने के ख़राब होने से बचाने के लिए जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं। देखो घरों में पुराने ज़माने में जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे, हम बॉयलिंग का इस्तेमाल करते थे, दूध से फटने से बचाने के लिए हम उसे बॉयल करके रख देते थे, ठीक है। लेकिन अब फ्रिज आ गए तो लोग फ्रिज करना शुरू करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर हमें किसी लार्ज क्वांटिटी में किसी चीज़ को फ्रीज करके रखना हो या काफ़ी टाइम के लिए लॉन्ग पीरियड के लिए रखना हो खाने को ख़राब से बचाने के लिए, तो एक नया मेथड आया जिसका नाम था पेस्चराइजेशन। इसमें क्या होता है, फूड इज प्रिजर्व हीटिंग टू किल द बैक्टीरिया इन इट। खाने को ख़राब कौन करता है, खाने को ख़राब करता है बैक्टीरिया। तो इस मेथड में बैक्टीरिया को ही किल कर दिया जाता है, किसके थ्रू, उसको गर्म करके, फिर उसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। गर्म को तुरंत, जैसे आपने गर्म किया उसके बाद तुरंत उसको चिल्ड यानी एकदम से ठंडा कर देते हैं और उसको लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर दिया जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं इसे, पेस्चराइजेशन। बेसिकली ये आपका मिल्क जैसी चीज़ों के लिए आपके सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे और खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस मेथड को। नाउ फिजिकल और केमिकल चेंज। अब यहाँ पे मैंने आपको एक कॉलम बना के पढ़ा रही हूँ, फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों को एक साथ कंसीडर करूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए, कंपैरिजन भी समझ में आ जाए, डिफरेंस वगैरह जो होते हैं वो चीज़ें समझ में आ जाए, क्या फिजिकल चेंज और क्या केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में देखो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, मैं वो साथ में लेते चल रही हूँ। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बनता, कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही, कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता और ये टेम्परेरी होता है। तो अगर मैं फर्स्ट वर्ड लिखूँ तो कहते हैं नो न्यू सबस्टेंस फॉर्म, कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता। तो केमिकल में क्या होता है, कोई नया सबस्टेंस बनता होगा, न्यू सबस्टेंस फॉर्म, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि मैंने एक पेपर लिया, पेपर के 4 टुकड़े करे, तो वो जो 4 टुकड़े किस चीज़ के बने, एक आयरन का, एक सिल्वर का, एक मेटल का, गोल्ड का, नहीं, वो पेपर के ही 4 टुकड़े हैं। तो यानी कि वो फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर मैंने उस पेपर के टुकड़े को जला दिया तो जो राख बनी वो डिफरेंट हुई, किससे, बिल्कुल पेपर से। राख अलग हुई ना, भले ही पेपर की थी लेकिन उसकी बिल्कुल ब्लैक कलर के, पेपर वाइट कलर का था, तो ये केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फिजिकल चेंज। टेयरिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज, ओके। अच्छा, इसके अलावा और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने दूध को गर्म किया तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज, लेकिन मैंने दूध से दही बना दी, वो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। देखो दूध से कच्चे दूध को गर्म करती हूँ, पका हुआ दूध में कन्वर्ट होता है, टेस्ट सेम रहता है दोनों का, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको दूध से दही बना दूँ तो दूध का टेस्ट मीठा होता है थोड़ा सा, और दही तो बिल्कुल ही खट्टी हो जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल ही आपका उसका टेस्ट चेंज हो जाता है ना। इसमें कोई हीट आपकी, ये टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी चेंजेस है आपका, ठीक है। कुछ देर बाद दोबारा वापस रिपीट हो जाएगा, ये आपका परमानेंट है, ठीक है। आप दूसरे दही का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे टेम्परेरी में का क्या होता है आपका, जैसे मैंने पेपर था, मैंने उसे फाड़ा, दोबारा से जोड़ सकती हूँ मैं उसे, लेकिन यहाँ पे परमानेंट है। अगर एक बार पेपर जल गया तो दोबारा से उसको दोबारा पेपर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज और केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, एक बार हो गया तो हो गया, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल चेंज में कोई हीट एब्जॉर्ब भी नहीं हुई है और ना ही कोई हीट आपकी इवॉल्व हुई है। तो थर्ड में हीट का जो एक्सचेंज होना है, हीट ना तो एब्जॉर्ब होती है और ना ही आपकी इवॉल्व होती है। लेकिन इसमें आपकी हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है बेटा और इवॉल्व भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं इसमें। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मैं पेपर का एग्जाम्पल लूँगी ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। अगर मैंने पेपर को फाड़ा तो क्या मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे पसीने पसीने आ गया, पेपर में से आग निकली या पेपर ने आग को एब्जॉर्ब या गर्मी को एब्जॉर्ब किया, और नहीं ऐसा कुछ नहीं किया। पेपर फटते वक्त जब मैं पेपर को फाड़ रही थी तो कुछ भी ना हीट एब्जॉर्ब हुई है ना ही इवॉल्व हुई है। लेकिन अगर मैं पेपर को चलाऊँगी तो आप जानते हो उसमें से हीट निकलेगी और वो कहलाएगी आपकी एक्सोथर्मिक बोलते हैं ना, हीट इवॉल्व होना, तो वहाँ पे उसको हम लोग कहते हैं, वहाँ से हीट निकल रही है। तो आप समझ गए होंगे कि वो फिजिकल और केमिकल चेंज में ये डिफरेंस हुआ आपका, ठीक है। नेक्स्ट इसमें नो अल्टरेशन इन अ मास टेक प्लेस ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, यानी कि उसके मास में कोई भी चेंजेस नहीं आता। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि इसके मास में कैसे चेंज नहीं आता है। फोर्स ऑन होता है, मास आपका चेंज नहीं होता, मास नो चेंज, ठीक है। उसके मास में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए इसके मास में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। मास क्या होता है, इसका चेंज होता है बेटा, ठीक है। जैसे देखो मैंने 1 किलो दूध लिया, क्या 1 ही किलो दही बनती है, नहीं, 1 किलो दही नहीं बनेगी, ठीक है। आपके आधा किलो या उससे कम दही बनती है, यानी कि जितना दूध लिया था उतनी दही नहीं बनी। दिट इज कॉल्ड आपका केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता, अगर मैंने एक पेपर के 4 टुकड़े करे हैं तो क्या वो 4 टुकड़े उनका वजन ज़्यादा हो गया, क्या उनका वजन कम हो गया, नहीं, उनका वजन जितना था उतने का उतना ही रहेगा। दैट इज़ अ फिजिकल चेंज, ठीक है। ये आपके डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझा दिया पूरी तरीके से, ठीक है। दोनों पॉइंट लेनी है, बस
इसमें थोड़े एग्जांपल्स और आपको इंक्लूड किए गए हैं, तो आप लॉकडाउन में घर में बैठ के आप इनके एग्जांपल को कंसीडर कर सकते हैं। बेसिक मेन पॉइंट जो थे वो मैंने आपको डिफरेंस की फॉर्म में यहाँ पर समझा दिए हैं। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं हमारे पास। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये आपको समझा देती हूँ, पढ़ा देती हूँ। टेयरिंग ऑफ पेपर ऑफ शीट इज अ फिजिकल चेंज, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चेयरिंग ऑफ शुगर, यानी शुगर का आपका जलना, शुगर को घोलना एक अलग चीज़ है, सॉल्यूशन बनाना। चेयरिंग मतलब उसको जलाना, अगर आप उसे जलाते हैं तो बिल्कुल ब्लैक कलर में चेंज होता है, पहले ब्राउन देन ब्लैक। इसका मतलब है यहाँ पे वो आपका किस में चेंज हो रहा है, चारकोल में, तो उसको कहते हैं केमिकल चेंज। ग्राइंडिंग ऑफ अ सब्सटेंस, अगर आपने किसी गेहूँ या किसी मसाले को ग्राइंड करा तो क्या आपने उसकी प्रॉपर्टी बदली, क्या उसकी कंपोजिशन बदली है? नहीं। अगर मिर्ची थी वो बदल के मीठे में कन्वर्ट नहीं हुई है, आपने सिर्फ उसको ग्राइंड किया है, तभी वो उतनी तीखी है मिर्च है, तो दैट्स मीन कि वो आपका क्या है, ग्राइंडिंग ऑफ सब्सटेंस। किस चीज़ को ग्राइंड करना वो फिजिकल चेंज में आता है। मेल्टिंग ऑफ बटर, अगर आप बटर को मेल्ट कर रहे हैं, गला रहे हैं, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। लेकिन अगर आप बटर को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, दोनों अलग चीज़ है। मेल्ट करना अलग हुआ, गलाना तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ तो वो मुलायम हो जाता है, गलने लग जाता है बटर। लेकिन अगर आप उसे जला रहे हैं तो वो आपका केमिकल चेंज होगा। बर्निंग ऑफ बटर इज़ अ केमिकल चेंज, बट मेल्टिंग ऑफ बटर इज़ अ फिजिकल चेंज। बॉइलिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये तीनों ही प्रोसेस आपके फिजिकल चेंज में आते हैं। बॉइलिंग माने होता है किसी चीज़ का बॉयल होना एक बॉइलिंग पॉइंट पर, इवेपोरेशन का मतलब होता है भाप बन के उड़ना, कंडेंसेशन का मतलब होता है ठंडा होना भाप का। तो ये तीनों ही प्रोसेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई मासेस में चेंजेस नहीं आते हैं, तो इसलिए ये तीनों प्रोसेस आपके फिजिकल चेंज के अंदर आती है। बर्निंग ऑफ पेपर पहले भी बता चुकी हूँ, केमिकल चेंज है। हैमरिंग ऑफ अ मेटल शीट, यानी कि आपने किसी मेटल की शीट को लिया और उससे हैमर से आपने हथौड़े से मारा तो वो चीज़ आपकी फैल जाएगी, लेकिन क्या नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो वो आपका फिजिकल चेंज में आएगा। रबिंग ऑफ अल्कोहल, आपने अपने हाथ में लिया, हाथ में आपने किसी अल्कोहल को रब किया। अल्कोहल मीन्स इस टाइम तो आप अल्कोहल माने शराब होता है, उसको ले लेंगे या सैनिटाइजर वगैरह ले लें, इसका एग्जांपल है। उसको हाथ में रब करते हैं तो वो आपका इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन वो भी क्या है, आपका फिजिकल चेंज के अंदर आता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में एक बार आयरन में जंग लग जाता है, फिर वो भूरे रंग के सबस्टेंस में बदल जाता है, उसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। वो भूरा रंग का सबस्टेंस एक नया प्रोडक्ट होता है। अब ये बताइए, क्या वो उससे आप दोबारा लोहा बना सकते हो? नहीं बना सकते ना, तो दैट्स मीन्स रस्टिंग ऑफ आयरन इज द फिजिकल चेंज। लीव्स इन एन ऑटम, लीव्स इन ऑटम मतलब जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में, गर्मियों में पतझड़ का मौसम आता है, उस टाइम पे पत्तियां सारी झड़ जाती हैं। नई पत्तियां आना वो एक अलग चीज़ है बेटा, लेकिन अगर पत्तियां पूरी झड़ रही हैं, क्या आप उसको दोबारा से उसमें जोड़ सकते हैं? फेविक्विक से, फेविकम से, किसी से नहीं जोड़ा जा सकता। दैट्स मीन इट इज़ अ केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, कच्चे से पक्का खाने में कन्वर्ट हुआ है, हाँ उसके टेस्ट में चेंजेस होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। फर्मेंटेशन किसको कहा जाता है? फर्मेंटेशन माने होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर निकलने को फर्मेंटेशन कहा जाता है। फ्रूट, वेजिटेबल, ड्रिंक्स वगैरह ये हमारी फर्मेंटेटेड होती हैं, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो फर्मेंटेशन होने के बाद उसमें स्मेल, उस चीज़ों में चेंजेस आ जाते हैं, उसकी स्मेल में और उसके टेस्ट में चेंजेस आते हैं, उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। अभी कोई बच्चा बोलेगा मुझे फर्मेंटेशन समझ में नहीं आया मैडम, हमने कभी देखा नहीं है, तो इस टाइम पर देखने के लिए बहुत बढ़िया है। मम्मी से बोला, मम्मी एक आटे का गोला मुझे दो, रोटी बनाते ना, आप एक डो लेंगे आटे का, उसको आप खुला छोड़ देंगे गर्मी में, और दिन में देखेंगे आप उसको, सुबह लिया दिन में देखोगे तो वो उसमें से बारीक छेद हो चुके होंगे उसमें, और वो उसमें से आपको स्मेल आ रही होगी, खट्टी सी स्मेल आ रही होगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं फर्मेंटेशन होना। ये फर्मेंटेशन, एक्चुअल में फर्मेंटेशन और डिफाइन करेंगे हम सीनियर क्लासेस के हिसाब से, तो कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस का बाहर निकलना होता है, लेकिन फिलहाल आप इतने समझेंगे। तो आप देखोगे उस आटे में जो आपने पहले लिया था और वो आटा जो बाद में आपने लिया है, दोनों के मासेस में भी चेंज होगा और उसके टेस्ट में भी चेंज होगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, खराब आटा हो चुका है वैसे वो, उसको कहते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। दैट इज अ प्रोसेस नोन एज ए फर्मेंटेशन, दैट इज केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, सब जानते हैं डाइजेशन ऑफ फूड क्या होगा, आपका केमिकल चेंजेस में होगा। इसके बाद आपके पास टॉपिक दिया गया है कंडीशन अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है? तो इवेपोरेशन पहले समझ लो क्या होता है। इवेपोरेशन माने होता है, मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। आपने क्या लिया, सॉल्ट लिया और आपने वाटर लिया और आपने उसको क्या कर दिया है, आप धीरे धीरे करके उससे गर्म कर रहे हैं। आप देखोगे धीरे धीरे करके कुछ टाइम बाद तो आपका जो पानी था वो इवेपोरेट हो जाता है और आपके बीकर में क्या रह जाएगा, खाली सॉल्ट रह जाता है, तो उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। या आप अब इसको कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, इवेपोरेशन को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, किन किन चीज़ों से फर्क पड़ेगा? सबसे पहला है इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाली चीज़, फर्स्ट वन है लिक्विड।
आपने क्या ले रखा है, नेचर क्या है लिक्विड का, आपने कौन सा ले रखा है। जैसे कि अगर आप पानी लो और पेट्रोल लो, कौन पहले इवेपोरेट होता है, पेट्रोल, वो जल्दी से भाप बन के उड़ जाएगा। तो आपका नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा ले रखा है इन्होंने टेम्परेचर, और तो सी बात है, अगर हम लोग कह रहे हैं कि गर्म होने पे फर्क पड़ेगा, तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी तो इवेपोरेशन भी फास्ट होगा। तीसरा दे रखा है सरफेस एरिया, थर्ड वन है सरफेस एरिया। ये तो आपने सबने घरों में किया भी होगा, देखा भी होगा कि छोटे बच्चों को जैसे अगर हम कुछ खिला पिला रहे होते हैं, अगर आपने गिलास में चाय ले रखी है, दूध ले रखा है, उसे ठंडा करना हो तो आप उसे बड़ी प्रात में या बड़ी थाली में या बड़ी प्लेट में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये आपका ग्लास का एरिया हुआ, ठीक है, और ये आपका प्लेट का एरिया हुआ। तो इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, सरफेस एरिया आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। फोर्थ वन दे रखा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जैसा आजकल हम देख रहे हैं, इसको ह्यूमिडिटी कहते हैं बेटा। ह्यूमिडिटी माने होता है एटमॉस्फेयर में पानी का होने को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। इन ह्यूमिड एयर इज़ हाई इवेपोरेशन बिकम्स लो। क्योंकि देखो एटमॉस्फेयर में गर्मी कम है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से इवेपोरेशन कम हो जाता है। ह्यूमिडिटी के मौसम में इवेपोरेशन आपका क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ये कंप्लीट होता है चेंजेस इन्वॉल्व इंट्रैक्शन, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है, यहाँ पे कुछ दे रखा है, देखते पढ़ते इसमें क्या है। इंट्रैक्शन ऑफ टू और मोर सबस्टेंस इज नेसेसरी फॉर आ चेंजेस, यानी कि किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आप चेंजेस चाहते हैं तो उसको आपको क्या कराना पड़ेगा, आपस में इंटरेक्ट कराना जरूरी होगा। दिस रिजल्ट इन सम चेंजेस इन आर प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंस विच इंटरेक्ट विद ईच अदर, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या आते हैं बेटा, चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि पेंसिल की नोक आपकी शार्प हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे ब्लेड हो चाहे शार्पनर हो, उन दोनों को आपस में एक दूसरे के नज़दीक लेके आना होगा, इंटरेक्ट कराना होगा। खाली आपके सोचने से नहीं होगा कि ब्लेड हमारी जो है पेंसिल जो शार्प हो जाए तो वो अपने आप हो जाएगी, शार्पनर आएगा और पेंसिल के साथ मिक्स हो। उसके लिए भी उसको क्या करना पड़ेगा, नज़दीक आना पड़ेगा। तो नज़दीक आना यानी कि दोनों के बीच में इंट्रैक्शन का होना ज़रूरी है, ठीक है। ओके तो यहाँ पे इंट्रैक्शन से दे रखा दोनों। व्हेन अ चेंज टेक प्लेस देयर मे बी चेंज इन अ शेप, जब कोई इंट्रैक्शन होता है या कोई चेंजेस होते हैं, चेंजेस आएंगे उसकी शेप में, चेंज होगा उसका साइज, चेंज होगी उसकी स्टेट, चेंज होगी उसकी पोजीशन। स्टेट में होगी आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है, जैसे चेंजेस आना। अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास, वो दे रखा है हमारे पास चेंजेस इन्वॉल्व एनर्जी चेंज। जब कोई चेंज होता है तो एनर्जी में क्या बदलाव आते हैं। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में कर दूँ तो याद रखना फिजिकल चेंजेस में तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन अगर केमिकल चेंज होगा तो एनर्जी में चेंज होता है। या तो एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब की जाती है या तो एनर्जी आपकी रिलीज होती है, दो चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने एग्जाम्पल, इन अ केमिकल चेंज एटम एंड मॉलिक्यूल रीअरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म अ न्यू सबस्टेंस। यहाँ पे रीअरेंज वर्ड इस्तेमाल किया गया है। आप याद रखना एक डेफिनेशन है या लॉ कह सकते हैं कि आप एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट यू कैन रीअरेंज द एटम्स। एटम्स जब रीअरेंज होते हैं तो वो स्टेट बदलते हैं, शेप बदलते हैं, साइज बदलते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना हम लोग कोई भी एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम या मास कह सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी क्या था, नया सबस्टेंस जो बनता है रीअरेंजमेंट के बेस से बनता है। उस टाइम पे एनर्जी द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, या तो हीट और लाइट की फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज होगी या इसी फॉर्म में वो लाइट क्या कर ली जाएगी, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो दो तरीके से हमारी एनर्जी आपकी क्या होती है इसमें, या तो एनर्जी रिलीज होती है या तो एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। कई रिएक्शंस में आपने देखा होगा, अगर आपको बटर को गलाना है, इवेपोरेशन करनी है, आप गर्मी में छोड़ दो, धूप के कॉन्टैक्ट में छोड़ो, सनलाइट में छोड़ दो, तो वो उसे एब्जॉर्ब करेगा और अपनी स्टेट को चेंज कर देगा। तो ये था हमारे पास पूरा चैप्टर, ठीक है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट में लिख के बता दें, या आप अपने ग्रुप में बता सकते हैं मैम हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है। क्लास 8 के लिए मैं 3rd चैप्टर शुरू करूँगी, ऐसी क्लास 7 के लिए भी हम लोग नेक्स्ट आपका 3rd चैप्टर है वो शुरू करेंगे बेटा। ओके बाय।